नमस्कार। सीबीएसई एक्सप्लोजन की तरफ से आज मैं आशिमा महाजन आप सब बच्चों को भाषा विचार के बारे में कुछ बताने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुई हूँ। भाषा होती क्या है? भाषा के द्वारा हमारे कौन कौन से काम हो सकते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? और इसके अलावा हमारी भाषा कौन सी है, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हमारी मातृभाषा कौन सी है और हमारी राजभाषा कौन सी है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी और भाषा विचार के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि मनुष्य ने बहुत धीरे धीरे प्रगति की। आदि मानव के स्वरूप में भी बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आया। आदि मानव के स्वरूप में परिवर्तन आने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसकी शरीर में परिवर्तन आया, बल्कि धीरे धीरे उसकी एक्टिविटीज, उसकी गतिविधियों में भी परिवर्तन आया। और ये परिवर्तन कैसे संभव हुआ? सबसे पहले आदि मानव अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ध्वनियों का प्रयोग करता था, तरह तरह की ध्वनियां निकालता था। धीरे धीरे उसकी इन ध्वनियों ने किसका रूप ले लिया? चिन्हों का रूप ले लिया। उन चिन्हों को हम आज जिस तरह से लिखते हैं उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले कि ध्वनियाँ जो आई, ध्वनियों को समझने के लिए हमने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। यानी कि आदि मानव सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था। संकेतों द्वारा वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता था और दूसरे उसकी बात को समझते थे। सांकेतिक भाषा में अगर मैं आपको बोलूं कोई गूंगा व्यक्ति है और वो अपने विचार दूसरों तक प्रकट करना चाहता है, वो किस तरह प्रकट करेगा? बोलेगा तो नहीं, वो कैसे? इशारों से, संकेतों से। जी हाँ, इशारों से और संकेतों से वो अपनी बात समझाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा अगर कोई मान लीजिए चौराहे पर सिपाही खड़ा है और वो हमें बताना चाह रहा है कि हमें अभी रुकना है, तो वो क्या करेगा? हरे रंग की झंडी दिखाएगा या फिर लाल रंग की झंडी दिखाएगा कि हमें अभी रुकना है या हमें अभी चलना है। यानी कि वो अपनी जो बात है वो किस तरह प्रकट कर रहा है? सांकेतिक भाषा के जरिए। तो सांकेतिक भाषा से आप समझ ही गए होंगे, संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के बाद धीरे धीरे आई लिखित भाषा। उससे भी पहले जिस भाषा का विकास हुआ, जिससे लिखित भाषा बनी, वो थी मौखिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा के बाद भाषा ने धीरे धीरे स्वरूप ले लिया मौखिक भाषा का, यानी कि हमने बोलना शुरू किया। बोलकर हम अपने विचार दूसरों तक प्रकट करते थे। तो कोई भी आपसे अगर पूछ ले कि भाषा का मूल रूप, बेसिक रूप कौन सा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि भाषा का मूल रूप जो है वो है मौखिक भाषा का रूप। जी हाँ, मौखिक भाषा, जिसमें हम अपने विचार दूसरों तक बोलकर प्रकट करते हैं। तो जब हम अपने विचार दूसरों तक बोलकर प्रकट करते हैं तो वो होती है मौखिक भाषा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो यही है कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ और आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार जो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं वो मौखिक भाषा का ही रूप है। या फिर मैं आपको कोई स्टोरी सुना रही हूँ तो वो स्टोरी किसका रूप हुई? मौखिक भाषा का। इसके अलावा मान लीजिए मेरा YouTube पर चैनल है हिंदी लर्निंग बाय आशिमा महाजन। तो हिंदी लर्निंग बाय आशिमा महाजन जो चैनल है उस पर मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं। उन वीडियोस को आप देखोगे, उसमें क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक की सारी वीडियोस अपलोडेड है। चाहे वो ग्रामर का टॉपिक हो, चाहे वो लिटरेचर का टॉपिक हो, लेकिन लिटरेचर का टॉपिक जो है वो मैटर वेरी कर जाता है। ठीक है, तो ग्रामर का हर टॉपिक आपको हिंदी लर्निंग बाय आशिमा महाजन में मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम पर मैंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो किस भाषा का प्रयोग किया? जी हाँ, मौखिक भाषा का। लेकिन वही चीज़ों को जब आप पढ़ने लगेंगे तब आप कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे? आप लिखित भाषा का प्रयोग करेंगे। कैसे? जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो हमारी भाषा का कौन सा रूप होता है बच्चों? लिखित भाषा। जी हाँ, लिखित भाषा यानी कि पीपीटी। जिस तरह हम कोई पीपीटी तैयार करते हैं वो पीपीटी क्या होती है? वो एक लिखित भाषा का रूप होती है। राइट? लिखित भाषा में हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन किस तरह पहुंचाते हैं? सिर्फ लिखकर। इसके अलावा मैं आपसे बोलूं कि हम समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो जो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं वो भाषा का कौन सा रूप हुआ?
वो भाषा का मौखिक रूप, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ को। अगर मैं बोलूँ टीवी पर हम कोई कार्यक्रम देख रहे हैं और अपना मनोरंजन कर रहे हैं, तब भी हम भाषा का मौखिक रूप प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम समाचार पत्र को, अगर वही समाचार न्यूज़पेपर सुबह आता है आपके घर, एक तो टीवी पर आपने न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ सुन ली, अपना मनोरंजन कर लिया, वो समाचार पत्र हो गया, वो कौन सा रूप हो गया? मौखिक भाषा। लेकिन वही समाचार पत्र अगर हम पढ़ रहे हैं, यानी कि लिखी हुई चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं, वो भाषा का लिखित रूप होगा। पुस्तकालय में ढेरों पुस्तकें पड़ी रहती हैं बच्चों, तो वो जो पुस्तकें पड़ी रहती हैं, वो पुस्तकें हमारे पास हमेशा एज इट इज़ रहेंगी, यानी कि वो रिकॉर्ड कहीं नहीं जाने वाला है। इसीलिए लिखित भाषा को हम भाषा का स्थायी रूप कहते हैं, परमानेंट रूप कहते हैं, उसे हम मिटा नहीं सकते। तो लिखित भाषा होती है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। लाइब्रेरीज़ में इतनी सारी बुक्स हैं, पुस्तकालय में, वो हमारा लिखित भाषा का स्वरूप है। तो लिखित भाषा में हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। आई होप आपको लिखित भाषा और मौखिक भाषा का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सांकेतिक भाषा हो गई, लिखित भाषा हो गई, मौखिक भाषा हो गई। इसके अलावा हम आपको बताएंगे बोली। और बोली क्या होती है? ये बहुत एक छोटे से एरिया में बोली जाती है बच्चों। जैसे आप मान लीजिए मथुरा चले जाते हैं, तो मथुरा चले गए तो मथुरा जाकर वहाँ पर आप सुनेंगे लोगों से जो वार्तालाप हो रही है ब्रज भाषा में हो रही है। लेकिन वो ब्रज भाषा क्या आप पंजाब में आके यूज़ कर लोगे? नहीं, कोई समझ ही नहीं पाएगा। बोली होती है एक छोटे से एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में प्रयोग की जाने वाली, और बोली भाषा का छोटा सा रूप होती है, और ये अल्प विकसित रूप होती है। इतना भी याद रखिएगा, बोली में कभी भी हमारा लिटरेचर विकसित नहीं हो सकता, ठीक है। भाषा जो है वो बोली का विकसित रूप होती है, जबकि बोली भाषा का अल्प विकसित रूप होती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है राष्ट्रभाषा हिंदी? राष्ट्रभाषा का मतलब जो राष्ट्र के बहुत सारे निवासियों द्वारा बोली जाती है, और राष्ट्र के अधिकांश निवासियों द्वारा बोले जाने का मतलब 70% जनसंख्या हमारी जिस भाषा का प्रयोग करती है वो है हिंदी भाषा। तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है बच्चों? हिंदी। लेकिन विश्व की राष्ट्रभाषा कौन सी है बच्चों? अंग्रेजी। हमारे मोदी जी हैं, जहाँ कई और भी लोग हैं जो क्या करना चाहेंगे, अपनी वार्तालाप, अपनी बातचीत को दूसरों देशों तक पहुंचाना चाहेंगे, तो उनके बीच में एक ट्रांसलेटर बैठा होता है, एक मीडिएटर बैठा होता है। वो क्या करता है, उनकी बात को कन्वर्ट करके दूसरों तक पहुंचाता है, ठीक है। यानी कि हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, राष्ट्र के अंदर हम जितने भी काम करेंगे वो हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन अगर वही बात हमें दूसरे देशों तक पहुंचानी है तो हम अंग्रेजी, यानी कि राष्ट्रभाषा अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे। आगे आ जाती है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है बच्चों? चलिए देखिए, सबसे पहले राजभाषा होती है क्या है, डेफिनेशन क्या है राजभाषा की, कि जिस भाषा का देश के कार्यालयों, सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता है वो होती है राजभाषा। अब कहेंगे आप कैसे मैम? अब आप प्राइवेट बैंक में चले जाइए, प्राइवेट बैंक में क्या होता है, HDFC में या ICICI बैंक में चले जाए, वहाँ क्या होगा, आपको लिखा होगा डेबिट करो, क्रेडिट करो, या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए होंगे। लेकिन वही चीज़ अगर हम सरकारी बैंकों में चले जाएं, वहाँ पर ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं जैसे जमा खाता, खाता राशि, ऐसे करके, यानी कि वहाँ पर शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो होती है राजभाषा। तो सिर्फ बैंकों में नहीं, सरकारी कामकाज कोई भी हो, वहाँ पर कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? राजभाषा हिंदी। अगर मान लीजिए कोई भी बैंक का पेपर देके, प्राइवेट बैंक वाले एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो सरकारी बैंक का पेपर देके सरकारी बैंकों में आना चाहते हैं तो क्या किया जाता है, उनको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है कि आप पहले 6 महीने काम कर सकते हैं आराम से अपनी अंग्रेजी में, लेकिन उसके बाद आपको ये भाषा इस 6 महीने के अंदर सीखनी पड़ेगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में ही काम करना पड़ेगा। मातृभाषा, यस, मातृभाषा तो वही है बच्चों जो सबसे पहले आप अपनी माँ से सीखते हैं, यानी कि अपने घर के वातावरण से सीखते हैं, वो होती है मातृभाषा। और मातृभाषा हमारी है हिंदी। मान लीजिए मैं पंजाबी हूँ और मैं अपनी माँ से पहला वर्ड पंजाबी में सीखूंगी। आप उर्दू भाषा को जानते हैं, आपकी मम्मी जो हैं वो मान लीजिए जम्मू कश्मीर क्षेत्र की हैं, वो डोगरी भाषा का पहला वर्ड बोलेंगी, ठीक है। तो जो भी भाषा बच्चा अपने परिवार से या अपनी माँ से सीखता है वो है मातृभाषा।